और क्या माजी में भी इतना बड़ा सैलाबी रेला गुजरा है? देखिए, हमें ये देखने की जरूरत है कि माजी में 1988 की ही अगर हम बात कर लें, या चले 10-11 की बात कर लें, तो भी इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी। हमने ना अपने दरियाओं की गुजरगाहों पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर दिया है, इतनी हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं कि हमें लगता था दरिया सूख रहे हैं, ये कभी भर नहीं सकते। लेकिन अब हमने देख लिया कि वो अपने पुराने रास्ते पर वापस आए हैं, क्योंकि वो भर सकते हैं अगर हमारे हमसाया ममालिक में भी क्लाउड बस्ट और सैलाबी सूरत हाल बनती है। ना भी बने तो भी वो आबी जारियत करते हैं। तो हमारी ये मिस प्लानिंग थी कि हमने वहां सोसाइटीज बनाई और हमने उसकी गुजरगाह को बिल्कुल तंग कर दिया। अब यही मसला बन रहा है कि पहाड़ों के आगे भी सोसाइटीज बनी हुई है, जब रेले आते हैं अपने रास्ते पे तो आगे तबाही मचती है। तो ये हमारी मिस प्लानिंग हुई है, और ये पहले हमने इस तरह के नहीं देखे। रेले आते थे, लेकिन जो तबाही का लेवल है वो इसलिए ज्यादा है कि हमने उसके रास्ते और तंग कर दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है वो अपने ही रास्ते से गुजर रहा है और ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। ये बिल्कुल हमें पता था कि यहाँ पानी के रेले आते हैं, ये अपनी गुजरगाह से ही जा रहे हैं, उसने कोई नई गुजरगाह नहीं बनाई। हाँ, लेकिन जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वहां पे पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। जहाँ पे जो है वो दरिया के ऊपर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, या पहाड़ों से आने वाली नदियों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वहां पे लोग परेशान हो रहे हैं कि ये कहाँ से रेले आ गए। वो हमारे मुल्क में सैलाबी रेले जो पहाड़ों से भी आते हैं, हिल टॉरेंट्स, हमें मालूम है कि 14 बड़े हिल टॉरेंट्स हैं, उसमें 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो हर साल समंदर में जाता है इन पहाड़ों से। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमें परेशानी इसलिए हो रही है कि बीच में सैलाब, इन जगहों से क्लाउड बस जैसे मामला हमने कभी देखे नहीं थे, इतना मामूल जो बन गए हैं। अब क्योंकि साथ साथ क्लाउड बस्ट भी हो रहा है, तो इस वजह से ये हमें लग रहा है कोई नई चीज है, पर ये नई चीज नहीं है। ये उसका रास्ता है, हम रास्ते में खड़े में, पानी अपना रास्ता ले रहा है। लेकिन जो महकमा मौसमियात का जो बयान था उसके मुताबिक फिर क्या क्लाउड बर्स्ट नहीं था? बारिशें शुरू हुई तो क्लाउड बर्स्ट, देखिए बुनेर में क्लाउड बर्स्ट था, बाकी जगहों पे शदीद बारिशें हुई। आपके गिलगित में जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ, बाबूसर साइड पे। वह क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन ये है कि 1 से 3 घंटे में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश का हो जाना, ये क्लाउड बर्स्ट है। तो अभी हर जगह क्लाउड बर्स्ट नहीं है, लेकिन एक ही सीजन में दो आप क्लाउड बर्स्ट सुन रहे हैं, तो ये एक डिजास्टर की बात है कि इतना ज्यादा क्लाउड बर्स्ट पहले हम देखते नहीं थे। पहले 2001 में आया, 2000 पिंडी डूबा, 2021 में इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स डूबे। अब हमने एक ही सीजन में दो दो क्लाउड बर्स्ट सुन लिए। फिर अर्बन फ्लडिंग इसलिए हो रही है कि बारिशें शदीद हो रही हैं, और हमारा ड्रेनेज जो है, जैसे कि कराची शहर, वो ड्रेनेज आउटडेटेड है, वो हमने उसको कभी मेंटेन किया ही नहीं, वो क्लॉग्ड है क्योंकि हम कचरा सारा फेंकते हैं, मैनेज नहीं होता। तो उसकी अपग्रेडेशन की जरूरत है। ये मामला है, ये क्लाइमेट चेंज भी है, और ये हमारी मिस प्लानिंग भी है। अच्छा, अब ये सैलाब जो है ये तो हमारे यहाँ पर एक यूँ कहिए कि हर साल का मामूल बन गया है, लेकिन 2022 के सैलाब से अगर हम आज को कंपेयर करें तो क्या चीज़ आपको लगता है कि इन दोनों सालों में जो सैलाब आए थे उनमें मुश्तरक है? हमने क्या सीखा है और इस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं आपके ख्याल में? अच्छा, 2022 का जो सैलाब था वो ज्यादातर अर्बन फ्लडिंग थी। उस वक्त इंडिया ने पानी उस तरह से नहीं छोड़ा था जिस तरह अभी इंडिया छोड़ रहा है। तो 2022 में ये कीर्थर की पहाड़ियों पे, कोह सुलेमान पे और बाकी जगहों पे बारिशें, और साउथ पंजाब, अपर सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें बहुत शदीद हुई थी, यानी लगातार होती रही थी। क्लाउड बस सिर्फ एक आध हुआ था, लेकिन वैसे शदीद बारिश थी। तो 2022 में अर्बन फ्लडिंग का मामला ज्यादा था। 2025 में क्लाउड बर्स्ट है, 2025 में दरियाई सैलाब है, 2025 में आपका ये इंडिया ने पानी छोड़ा, 2025 में ही आपके अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है। तो इसका अगर हम 2022 से मवाजना करें, उस वक्त भी हमें लग रहा था मुल्क, एक तिहाई मुल्क डूब गया। तो इस दफा आपका मुल्क जो है, पंजाब का सूबा जो कि आपकी फूड बास्केट है, वो पूरा डूब गया, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट डूबे, वो जगह बारिश के जेर नजर आई, शदीद बारिश के, जिनमें पहले कभी सैलाब नहीं आया था। और इसका अगर और मवाजना करें तो जो लोग जिनके पत्थरों से जो तबाही हुई खैबर पख्तूनख्वा में, और ग्लेशियाई झीलें एक के बाद एक मुसलसल फट रही है, तो ये उससे बहुत बड़े लेवल की तबाही है। हाँ, जानी नुकसान उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपकी इन्वायरमेंट और माहौल का नुकसान उससे कई गुना ज्यादा हो गया। अच्छा, अब ये भारत वाला जो मामला है, भारत ने पानी छोड़ दिया। भारत जो है वो कभी भी पानी छोड़ सकता है, इस हवाले से कोई कानून है? अगर कानून है तो क्या कहता है? देखिए,
इंडस वाटर ट्रीटी इटसेल्फ एक सबसे बड़ा कानून है, और एज पर इंटरनेशनल लॉ क्या पाकिस्तान क्या भारत दोनों में से कोई एक भी इसको खत्म नहीं कर सकता था, तोड़ नहीं सकता था। इंडिया ने यह हरकत की और इंडिया ने कहा हमने इसको इन अबेयंस कर दिया, यानी हम इसको नहीं मानते। उसका सबूत यह है कि अभी जब इंडिया ने पानी छोड़ा तो हमें एक लेटर जो है वो देखने को मिलता है, जो कि इंडस कमिश्नर के जरिए नहीं मिला। वो हमारे मोफा को लेटर आता है और उस पर लिखा है कि हम पानी रिलीज करने वाले हैं और आपके इधर हाई फ्लड हो सकता है। कोई डेटा नहीं दिया। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आपको बताना होता है कितने क्यूसेक पानी आ सकता है, क्या मामला है, ताकि अगला मुल्क तैयारी करे, क्योंकि पाकिस्तान से पानी नहीं छोड़ा जाता, इंडिया से छोड़ा जाता है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। दूसरी बात यह कि पानी आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, पानी आपकी लाइफ लाइन है, इस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पाकिस्तान जिस हिसाब से अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकता है इंटरनेशनली करे। पाकिस्तान को इसके लिए कोई भी मेजर लेना पड़े ले, क्योंकि हमारी ज़रात, हमारा मुआशी जरिया सब पानी पे डिपेंड करता है, पानी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम ऑन ग्राउंड अपने घर में, अपने मुल्क में इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। जहां जरूरत है डैम बनाए, जहां जरूरत है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, जो भी टेक्निक है आप करें, ताकि आपका केस इंटरनली भी स्ट्रांग हो और एक्सटर्नली भी स्ट्रांग हो। ओके। और हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान की, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए? क्या उसकी तरफ से एक्टिविटी होनी चाहिए इस सूरत हाल से निपटने के लिए? शॉर्ट टर्म भी बताइए और लॉन्ग टर्म भी बताइएगा प्लीज़। देखिए, क्लाइमेट चेंज पे नेशनल लेवल पे तो हुकूमत, जो हमारा पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट है, वो कहता है कि आपका एक नेशनल क्लाइमेट चेंज फंड होना चाहिए, जिसमें आपका प्राइवेट सेक्टर का, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, जो अभी भी देखें लोग इंडिविजुअली इमदाद करते हैं, जो वहां से फंड है उनका, CSR का, ESG के जो भी डोमेस्टिक फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, उसको टैप करें उस क्लाइमेट चेंज फंड के जरिए, और आप प्रायोरिटाइज करें जहां जहां क्लाइमेट में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। दूसरी स्ट्रैटेजी, क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाए, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को शामिल बहस करें, क्योंकि ये दोनों सेक्टर आपके मुल्क में GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इनको कभी पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनको बताएं कि ये जो आप सोसाइटियां बना रहे हैं, ये क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है और आपकी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डूब रही हैं। फिर क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस मैकेनिज्म लेके आए, जो आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको क्लब करें। क्लाइमेट अडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन देखें, जो सैलाब आते हैं, किसानों का नुकसान होता है, उसकी भरपाई रिस्क इंश्योरेंस के जरिए हो सकती है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस सेक्टर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ये बात करे कि ये हमारे वसाइल हैं, इतना फंड हम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, लेकिन दुनिया को बताया कि क्योंकि ये तबाही आपने की है, तो अब हमें इस पर रेपरेशंस चाहिए, जो कि हमारा राइट है। हम भीख नहीं मांग रहे, पर ये तबाही के जिम्मेदार आप हैं, और हमें आपको, आपने हमको सपोर्ट करना है इसमें। सो आई थिंक अगर ये चीजें हो जाती हैं, तो अगली बार इतने बड़े लेवल से तबाही से पाकिस्तान किसी हद तक अडेप्ट कर सकता है। अच्छा, कॉप की अगर हम बात करें, बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी दुनिया वहाँ पर आती है, बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है अपना मुकदमा वहाँ रखा, बड़े अच्छे तरीके से रखा। तो उससे हमें क्या उम्मीदें हैं? और इस साल भी कॉप होगी, क्या उम्मीदें हैं हमें उससे? लेकिन कॉप 27वीं कॉप से इस दफा, क्योंकि 30वीं कॉप है ब्राजील में, 27वीं कॉप से पाकिस्तान ने अपना स्टांस बड़ा स्ट्रांग किया है, और हमने लॉस एंड डैमेज फंड पे भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया था, G77 प्लस चाइना। लेकिन अभी इस साल मुझे लगता है कि यह हुकूमत बहुत सीरियस है, और इस साल हम कॉप पे जाके अपना स्टांस और स्ट्रांग करेंगे। जैसे कि अभी प्लास्टिक्स पे कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान ने अपना स्टांस बहुत स्ट्रांग लिया कि जो ममालिक जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल है, और फाइनेंसिंग मैकेनिज्म लेकर है। इसी तरह कॉप पे भी हम लोग अपना स्टांस यही लेकर जा रहे होंगे कि ये डेटा है, ये तबाही आपकी वजह से हो रही है, हमारे वसाइल इतने हैं, इसके ऊपर जो मामलात हैं वो आपको करने हैं। हम खुद मुख्तार कौम है, और हमारे लिए जो है अपने वसाइल में रहते हुए इतना करना पॉसिबल है। जहां पे मसला बढ़ रहा है, हम वहां पे अपना राइट मांग रहे हैं, और आप बाउंड हैं हमें पे करने के लिए, और हमारे जैसे बाकी ममालिक को पे करने के लिए। मुझे लगता है कॉप में इस साल पाकिस्तान के साथ और ममालिक भी शामिल होंगे। हमारी डिप्लोमेसी स्ट्रांग है, हमने अभी पानी पे भी डिप्लोमेसी की, और इंशाल्लाह हम कॉप पे मजीद कुछ ना कुछ फ्रूटफुल जो है मटेरियलाइज करवा सकेंगे। और अगर माजी की हम बात करें, तो हमने कॉप से क्या हासिल किया है मॉनेटरी बेसिस पर? अभी तक हम कुछ हासिल नहीं कर सके, बहुत सी कमिटमेंट्स हुई, लॉस एंड डैमेज फंड हमें नहीं मिला, अडेप्टेशन फाइनेंसिंग में भी पाकिस्तान को कुछ खास नहीं मिला, और इसके अलावा बाकी जो फंड है उसमें से भी कभी एक मुल्क शामिल हो जाता है, कभी एक मुल्क पैसे खींच लेता है, तो हमें कुछ खास मिला नहीं है पिछली किसी कॉप में भी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इन्वायरमेंटलिस्ट, और बात हो रही थी पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल की।